डॉक्टर जयशंकर शाही महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता तुलसीदास के अंतिम अवतरणों का अनुशीलन प्रस्तुत करते हुए हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि किस प्रकार से तुलसी दिव्य अलौकिक वाणी को सुनते हैं जिसमें जागरण का संदेश दिया गया है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात। तुलसीदास कविता की समीक्षा करते हुए विभिन्न विद्वानों ने इस काव्य की जो प्रशंसा की है उसका एक कारण यह भी है कि यह जागरण गीत है। इसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं, इसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ हैं, जिसकी चर्चा लगातार मैंने कई व्याख्यानों में आपसे की है। अब जो अवतरण हम अनुशीलन कर रहे हैं इसमें जागृति का भाव है। तुलसी का मन विभिन्न सांसारिक बंधनों से उन्मुक्त हो चुका है, वे जागृत अवस्था में आ चुके हैं। रत्ना के प्रति उनकी जो आसक्ति है वह समाप्त हो गई है और जो काम वासनाएं हैं वे तिरोहित हो गई हैं और काम से राम की ओर उनकी चेतना का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। तो यह कविता प्रस्थान को बताती हुई कविता है, यह कविता उन्नयन को दर्शाती हुई कविता है, यह कविता सब्लिमेशन को चित्रित करती हुई कविता है। तो वाचन उस अवतरण का, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, रात्रि बीत गई है अब जागो, प्रभात आ गया है, सूर्योदय आ गया है। यह अज्ञानता की रात्रि की समाप्ति की चर्चा यहाँ की जा रही है और ज्ञान का सूर्योदय क्षितिज पर उदित हुआ है, सूर्योदय हो चुका है। तो जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात। जब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की थी कि तमसोमा ज्योतिर्गमयः, तो उस प्रार्थना के स्वर को ध्वनित करता हुआ यह अवतरण है कि तमस से प्रकाश की ओर हे प्रभु हमें ले चलो। यहां भी हम देख रहे हैं कि तुलसी का मानस तमस से, अंधकार से अब प्रकाश की ओर प्रस्थान करता है और अब सूर्योदय का निदर्शन होता है। तो जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वाचल, पूर्वाचल से प्राचीन दिशा से सूर्योदय हो रहा है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश आभासित हो रहा है। बांधो बांधो किरणें चेतन, और ये जो चेतन किरणें हैं उसको बांधने की बात कही जा रही है, आह्वान किया जा रहा है। बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तमस जीवन। तुलसी को प्रेरित किया जा रहा है, दिव्य अलौकिक जो वाणी तुलसी सुन रहे हैं, तुलसी से कहा जा रहा है कि ये जो चेतन किरणें हैं, ये जो अलौकिक किरणें हैं, इनको बांधो हे तेजस्वी व्यक्तित्व, आप इन किरणों को बांधो और नव सृजन करो। बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीवन, आती भारत की ज्योति धन महिमा बल। तो यह जो आह्वान है, यह जागरण का जो स्वर है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं कि जिस जमाने में कविता रची जा रही थी महाप्राण निराला के द्वारा, उस समय भारत देश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो इस कविता का एक ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि स्वतंत्रता संघर्ष में जो स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानी दे रहे थे और पूरे देश को जगाने, जागृति का भाव उत्पन्न करने के लिए भी निराला यह कविता रच रहे थे। तो तुलसी के मानस का यह जो जागरण है, यह एक लाक्षणिक और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से अगर हम देखें तो इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है कि पूरे देशवासियों को जागृत करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से महाप्राण निराला देते हैं। जब जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई अब जागो, या फिर सुंदरण पंत जब कह रहे थे प्रथम रश्मि का आना, रंगिनी तूने कैसे पहचाना, वहां भी प्रथम रश्मि की चर्चा, प्रथम किरण का चित्रण पंत करते हैं और यह प्रथम किरण उस जागृति का है, उस जागरण का है, उस ज्ञान के उन्मीलन का है। उससे मिलता जुलता स्वर हम यहां देख पा रहे हैं। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वाचल, प्रकाश ही प्रकाश का चित्रण। और बिल्कुल एक भास्वर अवतरण का अवलोकन हम कर रहे हैं। बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीवन, आती भारत की ज्योति धन महिमा बल। और इस कविता के बिल्कुल हम लोग अंतिम चरण में हैं और जो संकलित जो महत्वपूर्ण अवतरण हैं उन पर भी उनकी हम चर्चा कर रहे हैं।
अगला जो अवतरण है बहुत महत्वपूर्ण है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। वही दिव्य वाणी अलौकिक वाणी तुलसी का मानस सुनता है, तुलसी सुनते हैं कि फिर से एक दुर्धर्ष समर होने वाला है, संग्राम होने वाला है, सत्य और असत्य के बीच भयंकर संग्राम का संकेत यह अवतरण दे रहा है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों रचित यह कविता है, तो इस कविता का एक दूसरा अर्थ यह भी निकाला जा सकता है इन अवतरणों का कि भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और हम अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही थी, तो उस ऐतिहासिक संदर्भ को भी समेटा है महाप्राण निराला ने इस अवतरण में। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, समर कहते हैं संग्राम को, लड़ाई को, जड़ से चेतन का निशिवासर, निशिवासर दिन और रात जड़ और चेतन के बीच में संघर्ष छिड़ेगा। यह दिव्यवाणी सुनाई पड़ रही है तुलसी को। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर। और कवि का विलोम छवि से संघर्ष होगा, तो यहां संघर्ष का चित्रण किया जा रहा है कि यह कविता संकेत देती हुई कविता है। यह कविता यह बताती है कि जड़ और चेतन के बीच में निरंतर संघर्ष चलेगा, सत्य और असत्य के बीच में निरंतर संघर्ष होता रहा है। और कवि जो सृजनशील व्यक्तित्व है, जो कवि है, उस कवि के उलट कवि के विलोम व्यक्तित्व से उसका संघर्ष चलेगा। तो यह संघर्ष कई स्तरों पर है। जड़ का संघर्ष चेतन से, असत्य का संघर्ष सत्य से, कवि का संघर्ष उसके विलोम जो व्यक्तित्व है, जो छवि है, प्रतिकूल छवि है, उससे, अर्थात सृजनात्मकता का संघर्ष संहार से। तो यह संघर्ष के कई स्तरों को समेटती हुई यह कविता है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। और इस कविता में जो द्वंद्वात्मकता है, इस कविता में जो कॉन्फ्लिक्ट का चित्रण है, यह मार्मिक है। और समीक्षक जब इस कविता की प्रशंसा करते हैं तो उसके पीछे यह भी कारण है कि इसमें द्वंद्वात्मकता का चित्रण किया है, डायलेक्टिक्स की चर्चा की गई है, द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा की गई है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल। एक और भारती हैं, एक और सत्य है, एक और भास्वरता है, एक और सृजनात्मकता है, एक और सब कुछ अच्छा है, और दूसरी ओर तमस है, दूसरी ओर भी तमाम जड़त्व के तत्व हैं, जड़ जीवन के सारे संचित कौशल हैं, असत्य हैं। तो सत्य और असत्य का एक सनातन संघर्ष होगा, यह दिव्यवाणी सुनाई पड़ती है तुलसी को। और उसको समेटती हुई यह अवतरण है महाप्राण निराला रचित। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। एक और ईश्वर है, एक और सच्चाई है, और दूसरी ओर मायावी शक्तियां हैं, और इन दोनों के बीच भीषण संग्राम चलेगा। तो इन अवतरणों के माध्यम से महाप्राण निराला ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक कई आयामों को समेटा है और उद्घाटित किया है। इसके बाद अब हम लोग अंतिम चरण में हैं इस तुलसीदास काव्य के, और इसके बाद निराला कहते हैं कि तुलसी का मन ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है, सर्वत्र उन्हें ज्ञान ही आभासित हो रहा है, और बंधनों से उनका मन मुक्त हो चुका है। और उसके बाद जो अंतिम अवतरण है उसमें कहा जा रहा है तुलसी के द्वारा, तुलसीदास के बारे में निराला कहते हैं कि चल मंद चरण आए बाहर, उनमें परिचित वह मूर्ति सुघर, जागी विश्वास से महिमा धर फिर देखा। अब तुलसी को अपना देहात्म बोध होता है, अपनी सुधि आती है, और वे जिस कक्ष में, ससुराल के कक्ष में जहाँ विराजित थे, और रत्ना की भर्त्सना धिक्कार उन्होंने सुनी है, और
उस धिक्कार के बाद किस प्रकार से उनके हृदय का उन्नयन हो जाता है, हृदय का सबलिमिशन हो जाता है, उदात्तीकरण हो जाता है, उसका चित्रण हमने देखा महाप्राण निराला के द्वारा। और अब उस कक्ष को छोड़कर वे बाहर निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये पंक्ति और यह इस कविता का जो हमारा पाठ्यांश है उसका अंतिम अवतरण है। चल मंद चरण मंद मंद चरणों से वे कक्ष से बाहर तुलसी आते हैं। चल मंद चरण आए बाहर, उनमें परिचित वह मूर्ति सुधर, जागी विश्वाश्रय महिमा धर कर देखा, संकुचित खोलती श्वेत पटल, बदली कमला तिरती सुखजल, प्राची दिगंत उनमें पुष्कल रवि रेखा, पुष्कल रवि रेखा, प्राची के दिगंत में तुलसी देखते हैं। पूरब दिशा में सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों की रेखा को तुलसी अवलोकित करते हैं, नयनाभिराम दृश्य को देखते हैं। और इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि इस कविता में कई आयाम हैं, दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और उन समस्त आयामों को समाहित करते हुए इस महाप्राण निराला ने तुलसी के मार्मिक हृदय परिवर्तन का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही इस व्याख्यान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।